Hello everyone, this is प्रशांत सिंह and we are going to study ancient history. Ancient history में आज हम प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें प्री हिस्टोरिक इंडिया में पढ़ना क्या होता है। हम प्री हिस्टोरिक इंडिया में बेसिकली पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक एज में लोगों का वे ऑफ लाइफ कैसा था, किस टाइप के उनके फूड हैबिट्स थे, किस टाइप के वो टूल्स यूज करते थे और उनके ब्रेन के एवोल्यूशन के साथ किस टाइप से स्टोन एज के डिफरेंट फेजेज में उनके वे ऑफ लाइफ में चेंजेस आते गए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल इंडिया में पलवरम में डिस्कवर किया था, जो कि हैंड एक्स था। ठीक है। और सोर्स ऑफ एविडेंस के आधार पे हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं: प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। हम जानते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज क्या होते हैं। 1 सेकेंड। प्री हिस्टोरिक एज ऐसे एज को कहते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ज्ञात हुए हैं। हमारे पास इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, क्योंकि राइटिंग का इन्वेंशन इस टाइम तक नहीं हो पाया था। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोन एज इसका एग्जाम्पल है। प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रोटो हिस्ट्री जो है वो है टाइम स्पैन बिटवीन प्री हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। जो हिस्टोरिक एज और प्री हिस्टोरिक एज है, इनके बीच का जो टाइम था वो प्रोटो हिस्टोरिक एज कहलाता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमको आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिटन दोनों के दोनों एविडेंसेज मिले हुए हैं, लेकिन जो रिटन एविडेंसेज हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक का एग्जांपल देखते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक का एग्जांपल हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में हमको रिटन एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज दोनों मिले हुए हैं और इन रिटन एविडेंसेज को डिसाइफर भी किया जा सकता है। तो हमने अभी तक जाना प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज के बारे में। एक बार फिर देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक में हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ही मिले हुए हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमको रिटन रिकॉर्ड्स एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज मिले हुए हैं, लेकिन इनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। और हिस्टोरिक एज में हमको रिटन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज दोनों मिले हुए हैं और हम इन रिटन रिकॉर्ड्स को डिसाइफर भी कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है जैनिज्म, बुद्धिज़्म और आज तक का जो भी इतिहास है वो सब हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज। ठीक है। तो स्टोन एज सबसे पहले आता है, तो हम थोड़ा स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। स्टोन एज के बाद आएगा चालकोलिथिक एज, देन ब्रॉन्ज एज एंड देन आयरन एज। तो स्टोन एज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेजोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम स्पैन है वो 5 लाख टू 10,000 BCE है। जो मेजोलिथिक का टाइम स्पैन है आप देख सकते हैं 10,000 टू 6,000 BCE है। और जो नियोलिथिक का टाइम स्पैन है वो 6,000 टू 1,000 BCE है। ठीक है। अब बात करें तो ओल्ड स्टोन एज या जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, इसको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा अपर पैलियोलिथिक एज। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज था वो सबसे बड़ा एज था
मीन्स पैलियोलिथिक एज में सबसे बड़ा एज जो था वो लोअर पैलियोलिथिक एज था, और इसके मैक्सिमम पार्ट जो था इस टाइम पे आइस के साथ कवर्ड था। उसके बाद मेजोलिथिक एज आता है। मेजोलिथिक एज की बात करें तो इसको खोजा था एच.डी. शेंकेलिया ने 1960 में, और एक साइट थी निवासा जो कि महाराष्ट्र में है, इसको एच.डी. शेंकेलिया ने खोजा था। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मिडिल पैलियोलिथिक का। तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले होमो सैपियंस अपीयर हुआ था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन ऑफ मैन। आप देख सकते हैं किस टाइप से इनके ब्रेन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, और आगे देखिए किस टाइप से इनके जॉ का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे इनके ब्रेन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इनका एबिलिटी टू थिंक इंक्रीज होता जाएगा, और इनके वे ऑफ लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे। ये और एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाएंगे। इनके फूड हैबिट्स में चेंजेस होते जाएगा। इनके जॉ का साइज देख रहे हैं धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये इवॉल्व होते जा रहे हैं, इनके फूड हैबिट्स चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले ये मांस को कच्चा खाया करते थे, धीरे धीरे ये उनको पका के खाना सीख गए, तो उसी हिसाब से इनके जॉ में डिक्रीमेंट आता गया, और इनके जो सोचने समझने की क्षमता जिस टाइप से बढ़ रही है, इसीलिए इनके जो ब्रेन साइज में है उनमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये थोड़ा बेंड होके चलते थे। देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस था ये पहला ऐसा मैन था जो कि सीधा खड़ा होके चलता था। देन होमो सैपियंस या निएंडरथल, देन होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज, तो इस एज को हम स्टेज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पैलियोलिथिक एज में ये बेसिकली जो लोग थे अपना जीविका चलाने के लिए हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। जो वुमेन्स होती थी वो गैदरिंग का काम करती थी, और जो मेन होते थे वो हंट करने का काम करते थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में हम लोअर पैलियोलिथिक, जो कि पैलियोलिथिक का एक पार्ट है, सबसे पहला पार्ट, उसके बारे में बात करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो ये जो एज था, इसमें जो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट था वो आइस के साथ कवर था। ठीक, इसीलिए जो है इसको जो है आइस एज भी कहते हैं। तो दिस एज कवर्स ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। जो इसके टूल थे लोअर पैलियोलिथिक के, वो क्वार्जाइट स्टोन के बने हुए थे। सो जो ये लोग थे इस टाइम पे लोअर पैलियोलिथिक एज में, उन्हें हम क्वार्जाइट मैन भी कहते थे। इनके जो टूल्स थे वो थे हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स। ठीक है, और सबसे पहले फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस ये हथनौरा से मिला, जो कि नर्मदा वैली में है। ठीक, दिस एज वाज रिप्रेजेंटेड बाय सोहन कल्चर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। सोहन वैली, इसी के नाम पे इसे सोहन कल्चर भी बोलते हैं। देन बेलन वैली जो कि यूपी में है, नर्मदा वैली जो कि एमपी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसे हम एज ऑफ फ्लेक्स भी कहते हैं। इनके जो टूल्स थे वो थे ब्लेड, पॉइंट्स, बोर्ड्स, स्क्रैपर्स। और ये जो एज था ये निएंडरथल मैन के द्वारा डोमिनेटेड था। यहाँ पे कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि लोग जो रहते थे वो गुफाओं और पेड़ों पे रहते थे। इनके जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे न्यासा, जैसा कि अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि महाराष्ट्र में एक स्थित साइट है जिसकी खोज एच.डी. शेंकेलिया ने की थी। ये मिडिल पैलियोलिथिक एज की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नेवासा। ये जो है
महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। तीसरा है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में समझते हैं। इसका जो स्पैन है, ये नहीं कि ये सिर्फ पैलियोलिथिक एज तक है, इसका जो है लगभग लगभग नियोलिथिक एज तक जाता है। ठीक है। और ये जो तीनों एजेज हैं, ये कोई एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। मीन्स इनके जो टाइम स्पैन है उनमें वेरिएशन देखा जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे मेजोलिथिक एज चल रहा है, ठीक, लेकिन कहीं कहीं पे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गया, और ज़्यादा इन्वेंशंस हो गए, तो वहाँ पे लोग नियोलिथिक एज में पहुँच जाते थे। इसलिए कभी कभी इसके जो टाइम में वो वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग बुक्स में। ठीक है। आगे देखते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो अपर पैलियोलिथिक एज ऐसा एज था जिसमें होमो सैपियंस सबसे पहले अपीयर हुए इस फेज के एंड में, अपर पैलियोलिथिक के। रॉक पेंटिंग एंड कार्विंग जो भीमबेटका में हुए थे वो देखने को मिले। एनिमल्स जो कि पेंटिंग में डिपिक्ट हुए थे वो थे टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज, बोर्स, ये सब देखने को मिले। ठीक है। और देखें तो अपर पैलियोलिथिक आर्ट जो था वो मेनली जो है उसमें हमको रेड और ग्रीन कलर्स देखने को मिलते हैं। अब हमें रेड और ग्रीन कलर्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये नेचुरल कलर्स हुआ करते थे जो ये लोग पेंटिंग किया करते थे, तो इसके लिए इन लोग को ब्रश की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये लोग जो है जो भी एनिमल्स होते थे उनके हेयर्स को कलेक्ट कर करके उनका ब्रश बनाते थे, और जो भी कलर नेचुरल कलर इनको मिलते थे उसी से पेंटिंग किया करते थे। ठीक है। इनके जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, पोटवार प्लेटू, ठीक है, ये भी, और बेलन वैली जो कि यूपी में है। आदमगढ़ इम्पॉर्टेंट साइट्स है जो कि नर्मदा वैली में एमपी में स्थित है। अतीरा पक्कम ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स है, तमिलनाडु में, यहाँ से ह्यूमन स्कल मिले हुए हैं। हथनौरा यहाँ से भी ह्यूमन स्कल मिले हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। निवाशा महाराष्ट्र में स्थित साइट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, यहाँ से तीनों एजेज के टूल्स मिले हुए हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कुछ पैलियोलिथिक टूल्स, किस टाइप के टूल्स पैलियोलिथिक एज में हुआ करते थे जो कि लोग यूज करते थे। नेक्स्ट देखते हैं मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज को हम एज ऑफ माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। इसे हम एज ऑफ माइक्रोलिथ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स था उनके साइज में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। बहुत छोटे छोटे टूल्स हो गए थे और शार्प और पहले से ज़्यादा स्टैंडर्ड और अच्छे। ठीक है। तो मेजोलिथिक साइट का और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। ठीक है। और वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ आदमगढ़ और बागौर में। तो हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे एकाएक एनिमल का डोमेस्टिकेशन कैसे स्टार्ट हो गया, ऐसे अचानक तो हुआ नहीं होगा। तो इसके लिए समझते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा पैलियोलिथिक एज जो कि आइस एज था, तो जैसे जैसे हम पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक एज की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि जो भी आइस थे उनमें जो है वो काफ़ी मात्रा में कम हुए। क्लाइमेट जो है चेंज हुआ और थोड़ा वार्म हुआ पहले से, तो आइस पिघल गई। तो जो भी ग्रासलैंड्स थे, जो भी फील्ड्स थे, उनमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया। जब ग्रासलैंड बढ़ा तो उन पे जो सरवाइव करने वाले एनिमल्स थे उनकी संख्या में इजाफा देखा गया, जैसे डियर, गोट, एंटीलोप, इन सब की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो लोगों ने देखा इतने सारे इन सब जानवरों को, और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो देखा कि किस टाइप से किन किन जानवरों को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं
और क्या इनका ब्रीडिंग पैटर्न है, उनके बारे में मतलब अच्छे से स्टडी किया लोगों ने। उसके बाद डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो आदमगढ़ एमपी में है, और बागौर जो कि राजस्थान में है वहाँ पे हुआ था। जो सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो था डॉग। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ आदमगढ़ और बागौर में। इनके जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, ट्रायंगल, पॉइंट्स, ल्यूनेट। तो हम पहले भी बता चुके हैं इनके जो साइज़ था टूल्स का, उसमें जो है रिडक्शन देखा गया। ठीक है, इनका पोट्री मेकिंग और परमानेंट हैबिटेशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया। जो इनका इम्पोर्टेंट साइट्स है वो है भीमबेटका। ये आप देख सकते हैं कुछ टूल्स मेजोलिथिक एज के। और हम अब मेजोलिथिक एज के इम्पोर्टेंट साइट देखते हैं। जैसा देख चुके हैं बागौर जो कि राजस्थान में है, रिवर कोठारी पे। ठीक है, ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेजोलिथिक साइट है इंडिया का। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से सबसे पहले डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले थे, और सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो क्या था, वो था डॉग। नेक्स्ट देखते हैं महदाहा जो कि यूपी में है। महदाहा, दमदमा और सराय नाहरराय, ये तीनों मेजोलिथिक साइट्स हैं जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं यूपी के। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा। ये महदाहा बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स है। यहाँ से जो है बोन ऑर्नामेंट्स मिले हुए हैं। ठीक, यहाँ पे जो बरियल्स मिले हुए हैं मेन और वुमेन के दोनों साथ में बरीड किए हुए थे। ठीक, और लंघनाज देख सकते हैं, लंघनाज और मेशना इन गुजरात, और कैमूर रीजन मिर्ज़ापुर का, छोटा नागपुर रीजन। ठीक, और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल का, और लंघनाज इम्पोर्टेंट साइट है गुजरात का। सराय नाहरराय ये प्रतापगढ़ में है स्थित है। महदाहा, ये महदाहा हो गया, सराय नाहरराय। और एक और साइट है दमदमा, वो भी मेजोलिथिक साइट है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, और ये जो है यूपी के प्रतापगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम एज ऑफ पॉलिश टूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स थे वो और ज़्यादा शार्प होते चले गए, और ज़्यादा पॉलिश्ड होते चले गए, और इनकी जो क्वालिटी थी वो और ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक, तो एग्रीकल्चर, सबसे पहले नियोलिथिक का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अगर एग्रीकल्चर कहीं पे स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लोग छोड़ के तो जाएंगे नहीं, एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे तो अपने फील्ड्स को। तो यहाँ पे एक सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ पोट्री मेकिंग की शुरुआत हुई। क्योंकि जब ये इनका एक सेटल लाइफ हो गया, ये एग्रीकल्चर करने लगे, तो उन अनाजों को जो ये उगाएंगे उसको रखेंगे किस में, पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इन्वेंशन ऑफ पोट्री इवॉल्व हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे पोट्री किस लिए आया पता चल गया, क्योंकि ये लोग को अपना अनाज को इकट्ठा करना होता था, तो ये इन्वेंशन ऑफ पोट्री स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ पे नॉलेज ऑफ बोट मेकिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये सब चीज़ें भी इनको पता था। और ये जो बरियल प्रैक्टिस थी ये और ऑर्गेनाइज वे से शुरू हो गया। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ में। ठीक, डिस्कवरी ऑफ व्हील की शुरुआत हुई, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को ले जाने के लिए इन लोगों ने व्हील बनाया। और प्रॉपर यूज ऑफ फायर का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोट्री बनाना था तो बिना फायर के बनता नहीं। और इसके पहले भी इन लोगों को फायर का नॉलेज तो बहुत पहले था, मीन्स इनको पैलियोलिथिक एज में ही फायर का नॉलेज था, ये बात ध्यान देने वाली है। लेकिन जो प्रॉपर यूज ऑफ फायर था उन्होंने नियोलिथिक एज में सीखा कि फायर के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ का एमरजेंस देखा जा सकता है।
तो आप देख सकते हैं ये हैं हमारे कुछ नियोलिथिक टूल्स, और इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं साइट्स। यहाँ नियोलिथिक एज के साइट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट साइट है बुर्ज होम। यहाँ पे पाया ये गया है कि यहाँ पे जो डॉग था वो अपने मालिक के साथ जो है दफनाया गया था। ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर देखा गया है, मिला है। गुफ कराल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये रिसेंट में यूपीएससी ने पूछ लिया। गुफ कराल, गुफ मीन्स केव, गुफा, कराल्स मीन्स पोर्टर। यहाँ पे गुफ कराल मीन्स केव इनहेबिटेड बाय पोर्टर्स, ये भी जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। यहाँ पे जो पोर्टर्स होते थे वो अपने जो है एक केव के अंदर जो है पोर्ट्रीज को बना के रखते थे, ठीक। ये फेमस है फॉर पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड इन हाउस के लिए, ठीक। मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हल, मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हल, टकलाकोटा, ये सब टकलाकोटा कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये सब भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। ये जो पिकली हल है, पिकली हल, अभी बुगली हल, ये भी कर्नाटका में है। और उतनूर, 3 साइटें हैं जहाँ से हमें ऐस माउंट मिले हैं, राख के टीले मिले हुए हैं। ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन जान लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। चिड़ान जो कि बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। यहाँ से बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं, ठीक। आगे देखते हैं बेलन वैली विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ विंध्याज। ये जो है विंध्याज के नॉर्थ में बेलन वैली है, ये भी इम्पोर्टेंट साइट्स है, ठीक। यहीं पे मिर्ज़ापुर भी पड़ता है जहाँ से तीनों हमने बताया है कि तीनों एजेस के यहाँ से टूल्स मिले हुए हैं। अगला है कोल्डीवा, ये इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक। ये भी बेलन वैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। और चौपानी मांडो जो है ये भी बेलन वैली में ही स्थित है। मेहरगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ से सबसे पहले हमें जो है एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कोल्डीवा यहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक, कोल्डीवा से। ये रहे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट नियोलिथिक के। अब आगे देखते हैं चालकोलिथिक एज। जब हमारा स्टोन एज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आता है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज में हम बेसिकली कापर का यूज करते थे। कापर बीइंग द फर्स्ट मेटल विच इज़ यूज्ड बाय द मैन। कापर जो है पहला ऐसा मेटल हुआ जो कि मैन ने यूज किया, ठीक। यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, मीन्स यहाँ पे स्टॉक रेज हुए और ये लोग हंटिंग और फिशिंग भी करते थे। एग्रीकल्चर तो था ही और हंटिंग और फिशिंग भी चलता रहता था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी गई, यहाँ पे जो डेड थे वो बरीड किए जाते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, महाराष्ट्र में, लेकिन जो साउथ इंडिया में थे उन्हें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बरी करते थे, ठीक है। यहाँ पे झूम कल्टीवेशन देखा जा सकता है, झूम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। और काटन सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ चालकोलिथिक एज में। ओसीपी कल्चर, आकर कलर्ड पोट्री यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर कुछ चालकोलिथिक साइट्स के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, बनवाली जो कि हरियाणा में है, कोटडीजी जो कि सिंध पाकिस्तान में है, गणेश्वर नियर खेतरी माइन, खेतरी जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, आज भी आप जानते हैं, वो राजस्थान में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉन्ज एज। जो ब्रॉन्ज एज है इसका जो टाइम स्पैन है वो 4000 BC टू 2000 BC है, ठीक। हम ब्रॉन्ज एज के बारे में बात करें तो ब्रॉन्ज एज जो है में कापर और टिन
इन दोनों का मिक्सचर के साथ ब्रॉन्ज बनता है। इसमें 90% कॉपर प्लस 10% टिन के मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज का जो टाइम स्पैन है हमने देखा 4000 टू 2000 BC। और जो ब्रॉन्ज एज है ये स्टोन एज और आयरन एज के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, पीपल जो कि ब्रॉन्ज को यूज करते थे वो ब्रॉन्ज से इस एज में वेपन्स और टूल्स बनाने लगे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है आगे जो बता चुके हैं ऑलरेडी कि कॉपर और टिन मिक्स करने के साथ जो है ब्रॉन्ज बनता है। ठीक, एरीगेशन, सबसे पहले एरीगेशन यहाँ पे इन्वेंट हुआ। जो लोग रहते थे वो रहते थे हाउसेज में, और जो ये हाउसेज जिससे बने हुआ करते थे वो थे वुड और स्टोन। ठीक, यहाँ ब्रॉन्ज एज के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पहले देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल एंड चाहुंदारो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए। और इसके बाद जो है आता है आयरन एज। ठीक है, इसके बाद आयरन एज शुरू होता है। फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में। और आयरन एज के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो आयरन जहाँ पाया गया था वो था अतरंजी खेड़ा। ठीक है,